Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture is about adenoids. What is adenoid? Adenoid is basically tonsils. जैसे हमने different worded ring में जो oropharyngeal हम लोग ने पढ़ाया हुआ है कि oropharyngeal junction के पास हमारे पास worded ring होता है जिसमें different direction different tonsils पड़े होते हैं. Palatine tonsils, tubal tonsils, oral tonsils. इसी तरह हमारे पास posterior roof और posterior wall of the nasopharynx में हमारे पास पड़ा होता है ये एक टॉन्सिल, छोटा सा होता है, दैट इज कॉल्ड नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल. इसे हम एडिनॉइड्स भी कहते हैं. ये जिसने हम पढ़ा हुआ है हमारे पास एक टॉन्सिल, इसमें ना कोई क्लेफ्ट्स होते हैं ना हमारे पास कोई इसका लिम्फोइड टिश्यू में ना क्लेफ्ट्स होते हैं और ना ही क्रिप्ट्स होते हैं ना ही कैप्सूल होते हैं. लाइक बाकी आपने पैलेटाइन टॉन्सिल में पढ़ेंगे कि उसमें क्लेफ्ट्स होते हैं इस तरह करके, प्राइमरी सेकेंडरी फिर इस तरह क्लेफ्ट्स निकलते हैं. ये क्लेफ्ट्स होते हैं या कोई कैप्सूल लाइक कवरिंग होती है उसकी. लेकिन इस एडिनॉइड में ना ये क्रिप्ट होती है ना क्लेफ्ट्स होते हैं ना कोई कैप्सूल लाइक कोई कवरिंग नहीं होती, नथिंग. ये बहुत ही प्लेन से इसके पूरे इर्द गिर्द एक एपिथेलियम होती है और बड़े डेलिकेट सा लाइक बड़े डेलिकेट से एपिथेलियम अराउंड होती है. बर्थ पे ये प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट एट बर्थ. एट बर्थ इट इज प्रेजेंट. 6 years की एज तक इट ग्रो, बट एट puberty, एट adolescence इट regress. जैसे हम बड़ों में, हम जो सेकंड थर्ड डिकेड में आ चुके हैं 20-21 years में, हम लोग में ये रिग्रेस कर चुका है. बट रिग्रेस क्या पूरा डिसअपियर हो चुका है. 20 years एंड अबव इट डिसअपियर्स. ठीक है. एट बर्थ इट इज प्रेजेंट. At 6 years, it grows to normal physiological size. It enlarges. At puberty, it regresses, and at 20 years of age, it is disappeared. मतलब ये नहीं होता है regress करके involute करके it is disappeared. ठीक है? Is everything clear? पहले तो anatomy क्या है? Nasopharyngeal tonsils है. Nasopharynx की room for posterior wall पे होता है. जो Voltaire's ring का उसका सबसे posterior part जो होता है ना, वो हमारे पास एडिनॉइड्स नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल होते हैं. कोई क्लेफ्ट नहीं है. क्रिप्ट हो, क्लेफ्ट हो या फिर हमारे पास कैप्सूल हो, तीनों चीजों पे काटा है. वी हैव नथिंग इन एडिनॉइड्स. सिंपल एपिथेलियम इज अराउंड. 3 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम होते हैं. दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट बुक में लिखा हुआ है सीएडी, सूडो स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है. बट बाकी चीजें, क्रिप्ट नहीं होता, कैप्सूल नहीं होता, सॉरी क्लेफ्ट होता है, डीप क्लेफ्ट्स होते हैं, क्रिप्ट और कैप्सूल नहीं होता. ठीक है. आर यू क्लियर अप टिल नाउ? चलो अब हम चलते हैं इसकी ब्लड सप्लाई पे. इसकी ब्लड सप्लाई बहुत मजे की है. मजे की इन सेंस एडिनॉइड जो ब्लड सप्लाई रिसीव करते हैं 3 असेंडिंग होती है. 3 असेंडिंग होती है. असेंडिंग 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 3 असेंडिंग होगी हमारे पास और एक फेरेंजियल होगी. 3 असेंडिंग है हमारे पास, एक फेरेंजियल. पहली असेंडिंग है हमारे पास असेंडिंग पैलाटाइन. दूसरी असेंडिंग है हमारे पास असेंडिंग फेरेंजियल. और तीसरी असेंडिंग जो आर्टरी है हमारे पास वो असेंडिंग सर्वाइकल. चौथी हमारे पास आर्टरी है वो फ्रेंजियल आर्टरी है. दैट इज फ्रेंजियल ब्रांच फ्रॉम द मैक्सिलरी आर्टरी. ठीक. पहली असेंडिंग पैलाटाइन. असेंडिंग पैलाटाइन किसकी ब्रांच है? फेशियल आर्टरी की ब्रांच. अब हम पढ़ने लगे, अब हम पढ़े ऊपर क्या? एडिनॉइड्स की ब्लड सप्लाई. ठीक है. एक हमारे पास है असेंडिंग पैलाटाइन, विच इज द ब्रांच ऑफ द फेशियल. असेंडिंग फ्रेंजियल किसकी ब्रांच है?
आप लोग बताएं। और असेंडिंग सर्वाइकल वो भी सोचें। असेंडिंग फ्रेंजल किसकी ब्रांच हो सकती है? फेशियल जो है एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी की ब्रांच है, और फेशियल से पहले असेंडिंग फ्रेंजल निकल जाती है, तो किसकी ब्रांच हुई? मतलब एक्सटर्नल करोटिड अगर ये थी, पहले उसने असेंडिंग फ्रेंजल दी, फिर उसने फेशियल दी, तो दोनों जो है ये हमारे पास किसकी ब्रांच हुई? ऑब्वियसली एक्सटर्नल करोटिड की ब्रांच हुई। जी बिल्कुल सही कहा आपने अभी। असेंडिंग फ्रेंजल हमारे पास एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी की ब्रांच है, और असेंडिंग सर्वाइकल जो है, असेंडिंग सर्वाइकल ये ब्रांच है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। इंफीरियर थायराइड आर्टरी कहां से निकलती है? वो हमें पता है, थायरो सर्वाइकल ट्रंक है, वहां से निकलती है। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? शहनाज, मुझे आप चारों ब्लड सप्लाई बताएं। जी, ब्लड सप्लाई में जो है एडिनॉइड्स के पहले 3 जो है वो असेंडिंग आएंगी, असेंडिंग पैलेटाइन, असेंडिंग फेरेंजियल और असेंडिंग सर्वाइकल, और एक जो है वो फेरेंजियल ब्रांच है। और जो असेंडिंग पैलेटाइन है वो ब्रांच है फेशियल आर्टरी की, असेंडिंग फेरेंजियल जो है वो ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, और जो असेंडिंग सर्वाइकल है वो ब्रांच है इंफीरियर थायराइड आर्टरी की, जो कि सर्वाइकल प्लेक्सस से निकलती है। और लास्ट जो फेरेंजियल ब्रांच, नहीं बेटा, थायरो सर्वाइकल ट्रंक से निकलती है, इंफीरियर अच्छा, थायरो सर्वाइकल ट्रंक, सर्वाइकल ट्रंक से। ठीक, और लास्ट जो फेरेंजियल ब्रांच है वो मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चले, ब्लड सप्लाई होगी हमारे पास, इन्हीं की वेन्स जो है वो हमारे पास वीनस ड्रेनेज करती हैं। अब हम आते हैं लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स कौन इन्हें ड्रेन करता है? जो हमारे पास एडिनॉइड्स हैं वो हमारे पास नेक, मतलब नेक रीजन में होते हैं, राइट? अगर हम ग्रॉसली देखें तो सर्वाइकल एरिया में होते हैं। लिम्फेटिक्स फिर कौन लेकर जाएगा? ऑब्वियसली मशहूर जमाना एक ही है, लिम्फ नोड, जो कि हर एरिया के हर एरिया सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, अल्टीमेटली वहां पर जाते हैं, क्योंकि वहां पे उसके करीब लिम्फेटिक पॉइंट होता है, दैट इज डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। वो कहते हैं लिम्फेटिक्स में आइदर डायरेक्टली जा सकता है और इट कैन गो इनडायरेक्ट। एडिनॉइड्स हैं, एडिनॉइड्स डायरेक्टली जा सकते हैं अपर जुगुलर लिम्फ नोड्स, जुगुलर लिम्फ नोड्स, ठीक। और कहता है इनडायरेक्टली वो तो फिर जा सकते हैं रेट्रोफ्रेंजियल और पैराफ्रेंजियल लिम्फ नोड्स से। वापस जाना इन्होंने अपर जुगुलर लिम्फ नोड्स में ही है, लेकिन यहाँ ये डायरेक्टली अपर जुगुलर लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं, या फिर रेट्रोफरेंजियल पैराफरेंजियल लिम्फ नोड से होते हुए फिर जाते हैं अपर जुगुलर लिम्फ नोड्स में। ठीक है, या तो डायरेक्टली जा सकते हैं या इनडायरेक्टली घूम के रेट्रोफरेंजियल और पैराफरेंजियल लिम्फ नोड से होते हुए यहाँ जाते हैं लिम्फेटिक्स। इसकी नर्व सप्लाई क्या है? इसकी नर्व सप्लाई इज वेरी लाइक मोनोटोनस, बहुत आप लोगों ने रिपीटेडली सुनी होगी ये नर्व, क्योंकि इस एरिया को सप्लाई भी जाती है। क्रेनियल नर्व 9 जिसे ग्लॉसोफ्रेंजियल कहते हैं, क्रेनियल नर्व 10। 9 और 10 हमने ईयर में भी पढ़ी थी, और इसलिए एडिनॉइड्स की जो रेफर्ड पेन है वो ईयर में आपको सुनाई, रेफर्ड पेन है वो ईयर में आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन कि एडिनॉइटिस, अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए एडिनॉइड्स में दैट कॉजेस पेन, तो वो ईयर में आपको महसूस हो। अब मोमना आप ही कर लिया, किनको सीक्वेंस में लिखते? सॉरी मैंने आपका क्वेश्चन ही देखा था। ब्लड सप्लाई की बात कर रही हैं, जो आर्टरीज है ना वो सीक्वेंस में लिखनी होंगी। नहीं नहीं नहीं, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे मैंने बुक में फ्रेंशियल 3rd नंबर पे लिखी हुई है, मैंने 4th नंबर पे कर ली। द पॉइंट इज आपको याद हो, जैसे एपिस्टेक्सिस की आर्टरीज वही रहनी है, एनाटॉमिकल पोजीशन उनकी वही रहनी है, आप जैसी मर्जी लिखो, बस वो 4 या 5 जितनी भी है वो पूरी होनी चाहिए। जी जी सही, चैनल लिम्फेटिक्स का पता है। जी बिल्कुल, लिम्फेटिक्स में डायरेक्टली या तो अपर जुगुलर लिम्फ नोड्स में चला जाएगा, या इनडायरेक्टली रेट्रोफ्रेंजियल और पैराफ्रेंजियल से होता हुआ गुजर जाएगा। और नर्व सप्लाई का क्या है?
वेरी गुड। नर्व सप्लाई हमारे पास है क्रेनियल नंबर 9 या क्रेनियल नंबर 10। इसकी इटियोलॉजी पूछा। अब हम लोग बेसिकली पढ़ने लगे हैं, जो डेप्थ में जा रहे हैं हम लोगों ने, वो है एडिनोइडाइटिस, जिसमें भी इस आ रहा है। इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेमेशन। एडिनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ एडिनॉइड्स। वो क्या बता रहे हैं हमें बुक वाला इन द इटियोलॉजी कि व्हाट हैपेंस, कि हमारे पास एडिनॉइड जो फिजियोलॉजिकली नॉर्मल कंडीशन में बच्चे में पड़ा होता है और इनलार्ज हो रहा होता है एज ही और शी इज ग्रोइंग अप टू 6 इयर्स ऑफ एज, ऐसा क्या होता है कि वहां पे जो है मसला आ जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए। एक्चुअली हमारे पास जो एडिनॉइड है वो फेरिंग्स में पड़ा हुआ है। हम लोगों को पता है कि एडिनॉइड जो है वो फेरिंग्स में पड़ा है। एडिनॉइड हमारे पास फेरिंग्स में पड़ा। अगर हमारे पास कोई फ्रेंजाइटिस हो फेरिंग्स में, या नोज की कौन सी इन्फ्लेमेशन, राइनाइटिस हो, अगर नोज में राइनाइटिस होगा तो इर्द गिर्द जो है जो अपने ऑस्टियस खोल के मैक्सिलरी साइनसेस पड़े हुए हैं साइड्स पे, या ऊपर जो है फ्रंटल साइनसेस पड़े हुए हैं। आई नो माय ड्राइंग स्किल्स आर रियली अमेजिंग। नोज का राइनाइटिस अगर हो, रिकरेंट राइनाइटिस हो और उसके साथ साइनसाइटिस, राइनोसाइनसाइटिस हो, डिफरेंट ऐसी कंडीशंस हो, या यहाँ पे हमारे पास फ्रंट पे पोस्टीरियर में नेज़ोफैरिंक्स होता है और उसके एंटीरियर लिबर डायल्स, इनके एंटीरियर हमारे पास पैलेटिन टॉन्सिल्स पड़े हुए होते हैं, मतलब साइड्स पे इन द प्लैटोग्लॉसल और पैराफ्रिंजियल जो हमारे पास होल्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिलर्स होते हैं, उसमें हमारे पास पैलेटिन टॉन्सिल पड़ा हुआ है। अगर उस पैलेटिन टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन हो जाए, टॉन्सिलाइटिस हो जाए, राइनाइटिस हो जाए, रिकरेंट अटैक्स हमारे पास राइनोसाइनसाइटिस के हो जाए, इट कैन कॉज इन्फेक्शन। फ्रेंजाइटिस हो जाए तो इट कैन कॉज इन्फेक्शन और वो एडिनॉइड्स को भी अपने लपेट में ले लेता है। इट आल्सो कॉजेस इन्फ्लेमेशन ऑफ एडिनॉइड्स ड्यू टू द रिकरेंट इन्फेक्शन। कोई भी एलर्जी हो, कोई भी अपर रेस्पिरेटरी, पूरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोई भी हो, इट कैन कॉज एडिनाइटिस। अब एक पर्सन किस तरह प्रेजेंट करेगा, किस तरह के सिम्टम्स बताएगा कि उसे एडिनाइटिस है, या किस तरह प्रेजेंट करता है, अहम सिम्टम्स को। इस फिगर को मैं इस तरफ बना के रखती हूँ ताकि उस तरह हम रिलेट कर सकते हैं। ये फेरिंग एडिनॉइड है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। सबसे पहली चीज, जब भी एडिनॉइड में इन्फ्लेमेशन होगी, इट विल लीड टू हाइपरप्लेजिया। देयर विल बी अ हाइपरप्लास्टिक कंडीशन। ये जो होगा बड़ा हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। अब हाइपरप्लेजिया होगा, यहाँ से बंदे ने नाक से सांस लेना था, हवा जो थी इससे होते हुए नीचे जाती। अब चूंकि हाइपरप्लेजिया हो चुका हुआ है एडिनॉइड का, तो इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन मतलब मेरा मकसद ये है शो करने का कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है। अब जब हवा नीचे नहीं जा सकेगी तो ऑब्वियसली देयर विल लीड टू नेजल सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। पर्सन नाक से नहीं सांस ले पा रहा क्योंकि यहाँ पे मसला है, यहाँ पे एडिनॉइड जो हाइपरप्लास्टिक हो चुका हुआ है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है। सो ही वुड बी फोर्स्ड टू ओपन हिज माउथ एंड ब्रीथ। उसे हम कहेंगे माउथ ब्रीदर। सबसे पहले अगर हम नेजल सिम्टम्स की बात करें, व्हाट विल बी द नेजल सिम्टम्स? नेजल सिम्टम्स में द पर्सन विल बिकम अ माउथ ब्रीदर। क्यों? क्योंकि उसका नाक जो है वो नाक से जो सांस ले रहा है वो सांस जा नहीं पा रहा, उसे प्रॉपर्ली वेंटिलेट नहीं कर पा रहा। जहां भी हमारे पास नेजल डिस्चार्ज, सॉरी, जहां भी हमारे पास नेजल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, अब यहाँ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो जो नॉर्मल म्यूकोजल सिक्रेशंस निकल गई थी यहाँ पे म्यूकोजा से, वो अब निकल के पीछे की तरफ, उसमें भी पीछे की तरफ ड्रेन होना था, पोस्ट नेजल ही ड्रेन होना था। बट चूंकि यहाँ पे ब्लॉक है, नाक का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो चुका हुआ है, वो क्या करेगा, सारी जो सिक्रेशंस होंगी जो हमारे पास नेजल म्यूकोजा सिक्रेट करते हैं, सारी सिक्रेशंस विल कम आउट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेजल डिस्चार्ज की कंडीशन पे आ जाएगी। चाइल्ड विल प्रेजेंट टू यू, एक तो चाइल्ड होगा, वो इट इज अ डेफिनेटिव पर्सन की चाइल्ड होगी, चाइल्ड, एंड ही विल प्रेजेंट टू यू एज अ माउथ ब्रीदर। उसने मुंह खोला हुआ होगा, मुंह से सांस लेना होगा। दूसरी बात ये कि ना सिर्फ मुंह से सांस लेना होगा, उसका नेजल डिस्चार्ज भी होगा। मुंह से रिलेटेड और भी बहुत सी बातें हैं कि बीइंग अ माउथ ब्रीदर उसके डेंटल मालकल्जन हो जाएगी, उसका पैलेट हाई आर्च हो जाएगा। वो सारी बातें हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे जर्नल सिम्टम्स में। देयर विल बी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन व्हिच विल लीड टू माउथ ब्रीदिंग। देयर विल बी नेजल डिस्चार्ज, एंड नेजल डिस्चार्ज की वजह से क्या होगा, वेट ब्लडी सा नोज हो जाएगा, राइट।
व्हाट बबली नोज, बड़ा पिंच्ड इन किस्म का होता है। हमें पता है ये नोज के एला है, ये नोज की टिप है, ये नॉस्ट्रल, ये नॉस्ट्रल, ठीक है। आपके जो ये मसल्स होते हैं इसे कहते हैं एला नेजी। जब आप इंस्पायरेट करते हो या जब आप एक्सपायरेट करते हो, दे मूव अलोंग विद इट, ठीक है। जिस बच्चे के नाक, अभी वो बड़ा हो रहा है बच्चा, ही इज लर्निंग टू मेक द मूवमेंट्स ऑफ हिज नोज, बट अनफॉर्चुनेटली उसका नाक हो गया है ब्लॉक, नाक ब्लॉक हो गई तो वो नाक से सांस नहीं ले रहा, तो क्या एलएनएजी डेवलप कर पाएंगे प्रॉपर्ली? नहीं, दे लीड टू डिसयूज एट्रोफी। डिसयूज एट्रोफी जो डार्विन थ्योरी में वो वर्ड यूज करता है, डिसयूज एट्रोफी, इसी तरह डिसयूज एट्रोफी हो जाएगी एलएनएजी की, मतलब जो चीज यूज नहीं हो रही, डिसयूज, वो एट्रोफी कर जाएगी, ठीक है। ये पिंच्ड इन नोज, ये भी पॉइंट याद है, पिंच्ड इन नोज। व्हाई पिंच्ड इन नोज क्यों हुआ? ड्यू टू एलएनएजी जो थी वो एट्रोफी कर गई थी। जब हमारे पास नोज और साइनसाइटिस सारे जो हैं वो ब्लॉक हुए में, ऑब्स्ट्रक्ट हुए में, तो जो हमारे पास नोबोजियल वॉइस थी या नेजल वॉइस थी, नेजल वॉइस, वो भी गायब हो जाएगी। देयर वोंट बी एनी नेजल वॉइस। नोज में अगर नोज में ब्लॉकेड आ गया, जैसे मैंने बताया कि यहाँ से ऑस्टिया से साइनसाइटिस भी कॉज कर सकता है। मैक्सिल सबसे करीब नोज के मैक्सिलरी साइनस होता है, वहां इन्फ्लेमेशन फटाफट पहुंच जाती है। नेजल सिम्टम्स में जहां नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, नेजल डिस्चार्ज है, नो नोबोजियल वॉइस है, साइनसाइटिस है, इसी के साथ साथ हमारे पास पर्सन जो है एपिस्टेक्सिस के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, और बच्चा प्रेजेंट करते हैं क्यों? क्योंकि जब नाक बंद है तो वो जोर से छींक आ रही है या खांसी कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज है जिसमें जो डेलिकेट कैपिलरीज हैं, जो आर्टरीज हैं, उससे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से दे रप्चर एंड इट लीड्स टू एपिस्टेक्सिस, ठीक है। शहनाज, आप काइंडली मुझे नेजल सिम्टम्स सारे सुनाए कि हाउ वुड अ पर्सन विद एडिनाइट, हाउ वुड अ किड विद एडिनाइटिस presents to you and what nasal symptoms can you perceive? वो किस कंप्लेंट के साथ आ सकता है और आप किस तरह डायग्नोसिस करेंगे? जी, सबसे पहले जो चाइल्ड हमारे पास आएगा उसकी जो है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हुई होगी, तो इट मींस वो माउथ से ब्रीथ करेगा, और बीइंग अ माउथ ब्रीदर जो है उसकी पैलेट जो है वो हाई आर्च हुई हुई होगी, और उसके अलावा नेजल डिस्चार्ज होगा, नेजल डिस्चार्ज होने की वजह से वेट बबली नोज होगी, और जो साइड पे जो हमारे मसल्स होते हैं एला नेजाई जिन्हें कहते हैं, और वो जो है वो मिसयूज होंगे, तो मिसयूज एट्रोफी होगी, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है जिसमें उसने लर्न करना होता है हाउ टू ब्रीथ, तो वो मसल्स यूज नहीं होंगे तो उनकी एट्रोफी हो जाएगी, उस पिंच्ड इन नोज जिसे कहते हैं वो होगा। और उसके अलावा एपिस्टैक्सिस के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, और जो है वो जो नेजल वॉइस है वो एब्सेंट होगी, और उसके अलावा उसे साइनोसाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड, अमेजिंग। अच्छा जी, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके ऑरल सिम्टम्स। ऑरल मतलब कान के। जैसे मैंने बताया था कि 9th और 10th में सप्लाई करती है, तो हमारी जो पेन है इसकी जो है वो कान में भी महसूस हो सकती है। ना सिर्फ पेन, और भी बहुत से मसले अराइज कर सकते हैं। ऑरल सिम्टम्स में उस दिन एक बच्चे ने मुझसे पूछा था ग्रुप में कि आपने ये क्यों ये कहा था कि एंजियोफाइब्रोमा में ओटाइटिस मीडिया सीरियस होगा, व्हाई नॉट के उसमें पैथोजन, व्हाई नॉट के वो सुपरेटिव हो, पैथोजेंस मतलब कोई बैक्टीरिया नहीं जा सकता, नॉर्मल बॉडी फ्लोरा में इतने बैक्टीरिया पड़े हैं वो नहीं जा सकते। जवाब था कि वो एंजियोफाइब्रोमा एक ट्यूमर है, उसका बैक्टीरिया से कोई लेना देना नहीं था। उसने जब हमारे पास यहाँ की यूस्टेशन ट्यूब को ब्लॉक किया, ऑब्वियसली ये नेजोफेरिंक्स से यहाँ से यूस्टेशन ट्यूब ईयर को भी जाएगी, ठीक है। जब उसने ब्लॉक किया, लेट्स सपोज ये ईयर है, ये ईयर का मिडल ईयर है, ये मैंने मिडल ईयर बनाया, वो ट्यूमर था, ट्यूमर में बैक्टीरिया नहीं था, ट्यूमर में कोई पैथोजन नहीं थे, इसलिए जब यूस्टेशन ट्यूब हमारी ब्लॉक हुई तो यहाँ पे सीरियस एडिमा हुआ और वहां पे इकट्ठा होता गया एंड इट लेड टू ब्लू ईयर, सीरियस नॉन सुपरेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एडिनाइटिस हुआ है। क्यों एडिनाइटिस हुआ है? क्योंकि टॉन्सिलाइटिस था, राइनोसाइनसाइटिस था, कोई बैक्टीरियल वॉरेक्सेला इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस, स्टाफ स्ट्रेप, कोई भी चीज में जैसे टॉन्सिलाइटिस, राइनोसाइनसाइटिस या कोई भी चीज कॉज की, उसने एडिनाइटिस कॉज किया। यहाँ बैक्टीरियल प्रेजेंस है, बैक्टीरियल प्रेजेंस यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करके ऊपर जा सकती है,
यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फेरिंग्स में यहाँ पे एडिनाइटिस हुआ है, तो यूस्टेशियन ट्यूब ऑब्वियसली एडिनाइटिस हुआ है, इट इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, यहाँ पे हाइपरीमिया होगा, यहाँ पे एरिथीमा होगा फेरिंग्स में, तो इट विल ब्लॉक यूस्टेशियन ट्यूब। जब ये ब्लॉक हो जाएगी, इस मिडिल ईयर में क्या होगा, यहाँ से बैक्टीरिया चला गया, ऊपर से ये ब्लॉक हो गई, परफेक्ट एडिमा हुआ, परफेक्ट एनवायरनमेंट मिला के बैक्टीरिया को रीजनरेट करे और प्रोड्यूस करे अपनी कॉलोनी। यहाँ पर इस सिचुएशन में इट विल लीड टू सुपररेटिव ओटाइटिस मीडिया, इट कैन लीड टू एक्यूट सुपररेटिव ओटाइटिस मीडिया, या फर्दर अगर ज्यादा हो जाए तो क्रॉनिक सुपररेटिव ओटाइटिस मीडिया। एक्चुअली एडिनाइटिस का केस जो होता है ना, फौरन नहीं होता कि बच्चा प्रेजेंट कर जाए, इसलिए एक्यूट सुपररेटिव ओटाइटिस मीडिया से क्रॉनिक में भी बदल सकता है। इसके पहले बड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, कभी ये ठीक हो भी जाता है, कभी नहीं भी ठीक होता है, कभी आगे हम पढ़ेंगे कि हम कई दफा इसको प्रेफर करते हैं कि जब तक बुरी हालत ना हो तब तक, मतलब जब तक हो सकता है तब तक हम सर्जरी ना करें। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस से ही या डिफरेंट एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक्स देके, अगर ये एलर्जी की वजह से है तो एंटी एलर्जिक्स देके उस बच्चे को ठीक करते हैं। अच्छा, ऑरल सिम्टम्स में ये होगा कि सबसे पहले यूस्टेशियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगी, ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन, रिकरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास एक्यूट सुपररेटिव ओटाइटिस मीडिया, नहीं ठीक होगा तो वो क्रॉनिक सुपररेटिव ओटाइटिस मीडिया बन जाएगा। इसके अलावा उसमें ऑब्वियसली कंडक्टिव हियरिंग लॉस तो होती होगी। जब हमारे पास एक्यूट सुपररेटिव ओटाइटिस मीडिया एक्टिवेट हो गई है, जब इनफैक्ट में भी एडिनाइटिस था, एलर्जिक कंपोनेंट था, वो एलर्जिक कंपोनेंट से दूर हुआ या उसने एंटी एलर्जिक ली, तो एडिनॉइड जो थे रिग्रेस करके दोबारा नॉर्मल साइज में आ गए। इसकी वजह से हमारे पास यूस्टेशियन ट्यूब खुल गई एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल। लेकिन जो ही चीज एक्टिवेट हुई, दोबारा हाइपोप्लास्टिक हो गया, दोबारा ये एक्यूट अटैक आया हमारे पास, ना सिर्फ एडिनाइटिस का बल्कि सुपररेटिव ओटाइटिस मीडिया का भी। सो इट कैन लीड टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ एक्यूट सुपररेटिव ओटाइटिस मीडिया। हमारे पास फ्लक्चुएटिंग हेयर लॉस, जब हमारे पास ये सुपररेटिव ओटाइटिस मीडिया एक्टिव होगा, इट कैन लीड टू कंडक्टिव हियरिंग लॉस। हमारे पास ट्यूबल ऑकल्जन है, एक्यूट सुपररेटिव ओटाइटिस मीडिया। अब यहाँ याद रखें कि यहाँ सुपरेशन है, क्यों है? बिकॉज बैक्टीरिया पैथोजन इज प्रेजेंट। फ्लक्चुएटिंग हेयर लॉस, हेयरिंग लॉस भी है हमारे पास, ठीक है। मोमना आप काइंडली रिपीट करें ऑरल सिम्टम्स। एवरीबॉडी इज क्लियर, एवरीबॉडी इज क्लियर विद द ऑरल सिम्टम्स? जी ठीक है मोमना, आप ही काइंडली रिवाइज कर जी। जी, ट्यूबल ऑकल्जन, और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हमारे पास एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक सुपररेटिव ओटाइटिस, और ओटाइटिस मीडिया नहीं सिर्फ एक्यूट सुपररेटिव ओटाइटिस मीडिया। जी बिल्कुल, क्रॉनिक सुपररेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक, अब हम पढ़ लेंगे जर्नल सिम्टम्स के। एक बच्चा आया, वो पूरा फुल एज अ पर्सन कैसे प्रेजेंट करेगा आपको। जर्नल सिम्टम्स, पर्सन कैसे प्रेजेंट करेगा, बच्चा कैसे प्रेजेंट करेगा, इसके लिए होते हैं टिपिकल, इसका वर्ड यूज करते हैं एडिनॉइड फेसेस। नाउ व्हाट डज एडिनॉइड फेस मींस? उस बच्चे की शक्ल खुद बताएगी कि मुझे एडिनॉइड है। उस बच्चे की शक्ल में ऐसी क्या चीज होगी स्पेसिफिक, देखते सारी आपको पता लग जाएगा कि मुंह खुला हुआ है, वो नाक से सांस नहीं ले रहा। क्यों? उसकी जो एलानेजी थी, जैसे मैंने बताया, एलानेजी जो होंगे उस बच्चे के, वो डिसयूज एट्रोफी की वजह से बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होंगे। वो नाक यूज ही नहीं हो रहा, सारा जो यूज हो रहा है वो माउथ यूज हो रहा है, राइट? ये तो माउथ फीडर होगा बच्चा। इसके अलावा इसका पिंच्ड इन नोज होगा। क्यों? क्योंकि एलानेजी जो है यूज ही नहीं हो रही। पिंच्ड इन नोज, माउथ ब्रीदर, पिंच्ड इन नोज, माउथ ब्रीदिंग की वजह से जब उसका मुंह बच्चे का खुला होता है, उसका प्रॉपर ना, अगर एक बच्चे का मुंह बनाए नॉर्मली इतना, लेकिन अगर उसका मुंह खुला होगा तो ऑब्वियसली इट विल अपीयर कि पर्सन का मुंह जो है काफी इलॉन्गेट हो चुका है, इलॉन्गेटेड फेस। इलॉन्गेटेड फेस, डल एक्सप्रेशन, बच्चा जो होगा पहले बहुत परेशान हाल होगा, डल एक्सप्रेशन। और मैंने एक बात कही थी कि माउथ ब्रीदिंग से रिलेटेड मैं एक बात आपको जर्नल सिम्टम्स बताऊं। जब एक इंसान मुंह अपना बंद रखता है ना, जो उसके दांतों का होता है ना,
लाइक जॉ सेटलमेंट, अपर और लोअर जॉ की द टीथ के अंदर इस तरह बंद होते हैं, लोअर जॉ नीचे और अपर जॉ इस तरह क्लोज होता है। जो प्रॉपर हमारी बाइट है ना, ये बाइट या इस तरह क्लोज होना, दिस इज प्रॉपरली एक बंदा खुद सीखता है, इज अ क्लासिकल लर्निंग थिंग, और वो अपने मसल्स को इस तरह ओरिएंट करता है। बट इन दिस केस जहाँ पे बच्चा माउथ ब्रीदर है, जहाँ बच्चा 24/7 जो है मुंह से बोलता है, मुंह से सांस लेता है, अब उस सांस लेने के साथ उसने मुंह से बोलना भी है, उसने मुंह से उसने खाना भी है, तो ऑब्वियसली स्वॉलिंग काम भी मुंह का है। इस सारे मामलों में बच्चा मुंह खोल के बैठा हुआ है, तो उसके जो है डेंटल माल कल्जन हो जाएगी। क्यों? उसके मुंह खोलने की वजह से जॉ और जो टीथ हैं, टीथ की प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हो पाएगी, इट विल लीड टू माल कल्जन। इस तरह सारे जो होंगे टीथ जो होंगे माल अक्लूड हो जाएंगे और उसकी प्रॉपर बाइट नहीं रहेगी। इस तरह आप देख सकते हैं कि उसके जैसे लेट्स सपोज ये मुंह है और उसके जो दांत बनाए हुए मैंने, दे विल बी डेंटल माल कल्जन, माल कल्जन। और डेंटल माल अकल्जन का सिर्फ ये दुख नहीं है कि डेंटल देयर इज डेंटल माल अकल्जन, डेंटल माल अकल्जन की वजह से लेट्स सपोज ये अगर था अपर जॉ, ये लोअर जॉ था और इसने इस तरह ऐसे बंद होना था, अब जब मुंह खुला का खुला रहता है, हर वक्त द माउथ इज ओपन फॉर ब्रीदिंग, देन लीड टू हाई आर्च्ड पैलेट। व्हेन माउथ इज नॉर्मली क्लोज, हमारी जो टंग होती है वो पैलेट पे एक प्रॉपरली उसे पैलेट को ना आर्च फॉर्मेशन में हेल्प करती है। टंग जो है वो प्रॉपरली शेप करती है कि पैलेट एक मेंटेन रखे अपनी आर्च शेप, एक नॉर्मल आर्च को मेंटेन रखे। जब हमारे पास ये टंग है, टंग ने नॉर्मल आर्च को मेंटेन रखना सिखाती है, उसकी मतलब फंक्शनिंग करती है, ना सिर्फ फंक्शनिंग, उसकी डेवलपमेंट में भी टंग प्लेज अ रोल इफ द टंग टचेस द पैलेट। बट इन द सिचुएशन व्हेन द माउथ इज ओपन, टंग यहाँ पे रह गई, पैलेट ऊपर चला गया, ना सिर्फ डेंटल माल कल्जन है कि यहाँ पे बहुत रश लग गया दांतों पे, इसके अलावा हमारे पास पैलेट भी हाईली आर्च हो जाती है, बिकॉज द टंग इज नॉट शेपिंग द पैलेट, द पैलेट itself becomes highly arched. Are you getting the point about the highly arched palate? Last point हमारे आता है highly arched palate. मुंह बंद रहता तो बहुत सी चीजें खुद ब खुद हो जाती, डेंटल बाइट सही रहती और हमारे पास पैलेट जो थी, जो जबान उसके शेप में मेंटेन रखती थी, एवरीथिंग वुड हैव बीन very perfect. But now in the situation where the child is breathing via mouth, उसकी टंग ने ना उसके पैलेट को शेप किया, तो it led to very high arched palate. दूसरा they lead to very much crowding of the teeth. डेंटल माल का उस बच्चे की बाइट प्रॉपर नहीं है, why? Because उसका प्रॉपरली उसकी जॉज ने जो उसकी शेप मेंटेन रखनी थी टीथ की, वो नहीं रख पाया। तो जर्नल सिम्टम्स में अभी जनरल सिम्टम्स खत्म नहीं हुए, ये एडिनॉइड फेज। जनरल सिम्टम्स में वी स्टडीड दैट देयर इज एन एडिनॉइड फेज, अ पर्सन अ चाइल्ड विल कम विद अ परफेक्ट सिनेरियो गिविंग अस के उसका शक्ल बता रही होगी कि एडिनॉइड फेज क्या होता है। एडिनॉइड फेज में 1 2 3 4 5 6 बातें, एंड आई वांट के शहनाज आप रिपीट करें। टाइम जी, पहला सिम्टम जो है वो है एडिनॉइड फेज। एडिनॉइड फेज जो है वो हमें देखते के साथ ही पता चल जाएगा जब पेशेंट प्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो जो है मुंह से सांस ले रहा होगा, तो फेस इलोंगेट हुआ होगा, माउथ ब्रीदर होगा, और माउथ ब्रीदर होने की वजह से पिंच्ड इन नोज होगी, और पैलेट जो है वो हाई आर्च हुआ होगा, और जो डेंटल जो है वो उसकी डेंटल माल ओक्लूजन हुई होगी, जो अपर जॉ होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा और अंदर के लोअर जॉ होगा वो थोड़ा सा ज्यादा अंदर हुआ होगा। और उसके अलावा नहीं डेंटल माल कल्जन में दांत की क्राउडिंग होती है, मुंह खुला होगा, उसका अपर जो लोअर जो जिस भी पोजीशन में, ऑब्वियसली दे वांट बी मीटिंग टुगेदर, इसकी वजह से देयर इज डेंटल माल कल्जन। उसमें द डेंटल माल जॉज इज नॉट बताइएगा प्लीज। जी मतलब लोअर टीथ की बात करी, मैंने जॉ गलती से बोल दिया। अच्छा लोअर टीथ। ठीक, ओके, थिंग्स आर क्लियर, अमेजिंग जी। जर्नल सिम्टम्स तो हमारे पास दूसरी चीज आती है, वो आती है, हमने एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में भी पढ़ा था कि एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का केस कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं लेकर आती इस वजह से कि इसके कान में मसला है, या मतलब इसके कान में कुछ सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया या ओटाइटिस मीडिया या कुछ तकलीफ है,
वो इस वजह से जरूर लेकर आती है कि मेरे बच्चा बात सुनता नहीं है, कंसंट्रेट नहीं करता, इसे 2-3 दफा बुलाना पड़ता है। एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में भी यही सीन था कि ट्यूबुलर कल्चर की वजह से जो यहाँ पे एक्यूजन हो जाती है, वो आगे फर्दर कंडक्टिव डेस्टमिस करा देती है, कंडक्टिव हियरिंग। ठीक है, इस सिचुएशन में ट्यूबल से मीडियर में चली गई। इसी तरह यहाँ भी जो कंप्लेन, जो बच्चे के साथ कंप्लेन आती है, वो आती है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कि बच्चे को एक दफा नहीं 2-3 दफा बुलाना पड़ता तो वो जवाब देते। क्यों? क्योंकि यहाँ भी हमारे पास मिडल ईयर इफेक्ट होता है, यहाँ भी हमारे पास फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस आता है। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं एप्रोसेक्सिया, दैट इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कि सुनने में इसे मसला, टीचर आल्सो कंप्लेन्स कि सुनने में इसे मसला, अटेंटिव नहीं होता। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन इज आल्सो अ जनरल सिम्पटम। इसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पर्सन कैन प्रेजेंट विद, चाइल्ड कैन प्रेजेंट विद पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन अगर लॉन्ग स्टैंडिंग नेजल ऑब्स्ट्रक्शन रहे, नोज ने लंग्स के साथ रिलेट करना होता है, नोज का लंग के साथ बहुत गहरा काम है, उसकी ब्लड सप्लाई जो ही वो इंस्पायरेट करता है, नोज जो है ब्लड सप्लाई जो पल्मोनरी वेन से है वो जाती है, पल्मोनरी आर्टरी से आती है, ऑक्सीजनेट होगी, पल्मोनरी वेन से दोबारा चली जाती है। So nose and the lung have very strong and good connection. Long standing nasal obstruction रहे तो obviously it can cause pulmonary hypertension or core pulmonary pooling of the blood. It can cause because inspiration is defective, expiration is defective, तो वो बड़े मसले हो सकते हैं। General symptoms में 3 चीजें, aproxia, pulmonary hypertension and adenoid phases. Are this clear? Clear है? Yes. जी जी। चलें, फिर हमारे पास पॉइंट आता है, हाउ वुड यू डायग्नोज दैट अ पर्सन इज हैविंग एडिनोइडाइटिस। एक तो ये सिम्टम्स देख के उसकी डायग्नोसिस एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, एक तो सिम्टम्स देख के करेंगे ना, पर्सन खुद प्रेजेंट करा विद एडिनोइड फेज और सारा कुछ इस तरह का। डायग्नोसिस में एक तो उसकी हम एग्जामिनेशन करेंगे, सिम्टम्स देखने के बाद हम पोस्टीरियर राइनोस्कोप पकड़ेंगे, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी से देखेंगे कि बच्चे को पूछेंगे अगर तकलीफ हो रही है तो वहां हम एग्जामिन कर सकते हैं, एंटीरियर से या पोस्टीरियर से, दोनों से राइनोस्कोपी से आप देख सकते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर से आपको ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा नजर आ जाएगा, एंटीरियर से आपको नजर ऑब्वियसली नहीं आएगा। दूसरा ये कि हम एंडोस्कोपिक टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। एंडोस्कोपिकली हम राइनोस्कोपिक मिरर से हम लोग यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ एंडोस्कोपिकली हम लोग जो है नेसोफेरेंजियोस्कोप से हम लोग को इसे एग्जामिन कर सकते हैं। इसके अलावा वी कैन हैव एन एक्सरे, एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू, लेटरल व्यू, पीएनएस। ये पूरा नाम लिखते हैं, हमारे समय में पूरा नाम सिखाया हुआ, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज राइट दिस वे। एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू, लेटरल व्यू, पीएनएस में जब लेटरल व्यू में हम देखते हैं तो एक्सरे इटसेल्फ शोज कि हमारे पास जो है इस साइड पे, इसे ब्लैक एंड व्हाइट में ज़ूम करेंगे, व्हाइट में हमारे पास आ जाता है कि एडिनॉइड जो है एक्सेसिव उसने एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, और जो जहां पे हवा होती है ना वहां पे सारा व्हाइट होता है। लेकिन अगर एक्सरे में ये व्हाइट होना चाहिए था, ये नॉर्मली इसका एरिया इतना पेटेंट होना चाहिए था, बट चूंकि हाइपरप्लास्टिक हो जाता है ये उस वाइड एरिया को भी इरोड कर लेता है। जब हमें पता लग जाता है, सॉरी, जो एयर होती है वो ब्लैक नजर आती है, आई एम सो सॉरी, ब्लैक होना चाहिए था इस पेटेंट एरिया को, बट हमारे पास चूंकि हाइपरप्लेसिया हो गया एडिनॉइड का, तो ये सारा वाइट हो जाएगा, सारा जो कैल्शियम या सारा जो हमारे पास कैल्शियम की वजह से या कोई भी हड्डी जहाँ होती है, कोई भी ऐसी ओपेक चीज होती है वो व्हाइट नजर आ जाती है, बाकी जो हवा वाला एरिया होता है ब्लैक नजर आना होता है। नॉर्मली कंडीशन में ये पेटेंट होता, ये ब्लैक नजर आ रहा होता, बट चूंकि एडिनॉइड हाइपरप्लेसिया हो चुका हुआ था, अब ये सारा एरिया ऑब्स्ट्रक्टेड नजर आएगा। ठीक है, एक्शन, एम आई क्लियर? जी क्लियर है। ठीक, अच्छा, इसका हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं? एक तो ट्रीटमेंट में तो सबसे पहली बात ये है कि जरूरी नहीं हर बच्चे जिसको एडिनोइटिस है हम उसको करके सर्जरी करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या होगा, अगर तो वो माइल्ड केस है, उसका एलर्जी की वजह से है या उसको जो है, अगर मतलब माइल्ड केस है, इतनी ज्यादा सिम्टम्स मार्क नहीं है, तो हम उसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताते हैं, उसे एंटी एलर्जिक देते हैं,
कि जिस चीज से एलर्जी है उसकी एलर्जी ठीक हो जाए। एंटीहिस्टामिन्स देते हैं, नेजल डिकंजेशंस देते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ठीक है। लेकिन अगर ये when the symptoms are not marked, but when the symptoms are marked, फिर हम क्या करेंगे? We have the no other option than surgery. We go for adenectomy. ठीक, हम एडिनेक्टमी कर देते हैं। मोमना आप ही आप काइंडली रिवाइज करें, हमने क्या पढ़ा डायग्नोसिस में, किस तरह हम डायग्नोस कर सकते हैं तीनों पॉइंट्स, और उसके अलावा ट्रीटमेंट क्या प्लान है वो भी बताओ। जी राइनोस्कोपी से कर सकते हैं, और एंडोस्कोपी के लिए नेसोफेरिंजियोस्कोप घुसा के कर सकते हैं, और तीसरा है हमारे पास एक्सरे। ठीक, जी ठीक है। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम लोग? Treatment में फिर स्माइल, we give और nasal decongestion, we provide with breathing exercises और एंटीहिस्टामिन से देते हैं। और अगर जो है हमारे पास बहुत सीवियर हो चुका हुआ, कॉम्प्लिकेटेड हो चुका हुआ है, we do एडिनॉइडेक्टमी। एडिनॉइडेक्टमी के लिए हम लोगों के पास सेवरल सिंपल कंडीशंस होती हैं, इंडिकेशंस होती हैं। हर किसी की, जैसे मैंने बताया, सर्जरी हम नहीं कर सकते, उसकी स्पेसिफिक इंडिकेशंस होती है। इंडिकेशन ये है कि डेंटल मालाकल्जन हो, बहुत ज्यादा हो चुकी हो ना, थर्ड डेंटल मालाकल्जन ट्रीट नहीं हो जाएगी एडिनेक्टमी करने से, लेकिन थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। बहुत ज्यादा ईयर इन्फेक्शन होती जाए, क्रॉनिक बन जाए, एक्यूट सुपरेटिव हेपेटाइटिस मीडिया से क्रॉनिक सुपरेटिव हेपेटाइटिस मीडिया बन जाए, रिकरेंट राइनोसाइनसाइटिस उस बच्चे को बहुत ज्यादा एलर्जी है जिसकी वजह से हमारे पास एडिनाइटिस हो जाए, एडिनाइट हाइपरप्लेजिया हो जाए, और लास्ट ये कि उस बच्चे को हाइपोनेजालिटी ऑफ वॉइस है, मतलब इतना नाक ऑब्स्ट्रक्ट कर गया, उसकी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन इतनी ज्यादा है कि पर्सन को बहुत मसले होते हैं बोलते हुए, हाइपोनेजालिटी ऑफ द वॉइस हो जाए, तो हम उस बच्चे की सर्जरी कर देते हैं। और इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था नेजल मैसेज में कि रोज पोजीशन में सर्जरी करनी है, शोल्डर्स के नीचे हम कुछ रखते हैं, एक कोई भी चीज जिससे शोल्डर जो है वो ऊपर हो जाए और सर थोड़ा सा नीचे हो जाए, एक एंगल बनता है प्रॉपर्ली, ना हमने ज्यादा इसे हाइपर एक्सटेंड करना होता है नेक को, और उस एंगल पे हम लोग एडिनॉइड क्यूरेट से निकाल देते हैं। इट्स फॉर टुडे, आई होप यू ऑल गेट समथिंग क्लियर। जनरल एनेस्थीसिया में ही हम निकालते हैं, और बस सर्जरी करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो उस बच्चे को, या कोई एक्टिव इन्फेक्शन ना हो गले। एवरीथिंग क्लियर? जी क्लियर है।